हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 13 जून 2021 और स्वागत है आपका द संडे एडिटोरियल में, जहां पर हम डिस्कस करते हैं खूब सारा साइंस। अगर आपको इस पूरे प्रेजेंटेशन की पीडीएफ और दूसरे रिक्विजिट मटेरियल चाहिए अपने स्टेट पीसीएस और यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स को ज्वाइन कर सकते हो। आज के आर्टिकल की तरफ अगर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ आर्टिकल्स दिए हैं जिसमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको हम डिस्कस करेंगे। और 6 जून के अगर हम पेपर को देखें तो हालांकि ये कॉन्टेक्चुअल आर्टिकल तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जिस कॉन्टेक्स्ट में इसको डिस्कस किया गया है ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया गया था, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जो कि हम बोलते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। कितने स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़े होंगे आज तक? चलो 3 4 5, बहुत सारे लोग अलग अलग सुनते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं हमारे। इन सब के बारे में एक बार ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे हम, जिसमें से हम बीईसी पर स्पेशल फोकस करें। बात करते हैं इस वाले आर्टिकल की। इसमें बोला गया है कि जो कोरोना वायरस है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को हम लोग पढ़ रहे हैं, और हमने हमेशा देखा है कि इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बहुत सारे वेरिएंट सामने आते हैं। हमने पढ़ा अल्फ़ा वेरिएंट हो सकता है, बीटा वेरिएंट हो सकता है, हमने कुछ नाम भी दे दिया E484K, ऐसे वेरिएंट्स भी होंगे। तो ये सारे वेरिएंट्स या फिर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में चेंजेस हम पढ़ते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इस आर्टिकल के अंदर में। आर्टिकल में यहाँ पर बहुत फनी एलिमेंट के साथ इसमें स्टार्ट किया गया कि बचपन में हम केवल इतना पढ़ के खुश हो जाते थे कि अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनानी है तो एक एटम हाइड्रोजन का ले लो और दूसरा एटम क्लोरीन का ले लो, इन दोनों को जोड़ दो और बन जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बट यहाँ पर जब हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो प्रोटीन्स में तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ एटम्स होंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि प्रोटीन जो होते हैं वो एमिनो एसिड के लीनियर चेन से बनता है, ठीक है। और एमिनो एसिड के अंदर भी एक तो एमिनो एसिड के अपने बहुत सारे टाइप्स होते हैं, और इन पे चार्ज होता है। पॉजिटिव एमिनो एसिड हो सकता है, नेगेटिव एमिनो एसिड हो सकता है, या फिर न्यूट्रल एमिनो एसिड होता है। और ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, इनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर से हम किसी भी प्रोटीन को पढ़ सकते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग कोरोना वायरस को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस आर्टिकल में कि मान लो अगर हम लोग बात कर रहे हैं किसी अल्फ़ा वेरिएंट की, या फिर इसमें न्यूमेरिकल चेंजेस आते थे या फिर नंबर्स दिए जाते थे इनको, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया E484K वेरिएंट आया है, तो इसमें ये नंबर्स E और K क्या रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो ये जो 484 है ये एक प्लेस निर्धारित करता है कि किस प्लेस पर चेंज हुआ है। सपोज करो कि अगर हम किसी भी एक स्पाइक प्रोटीन की बात कर रहे हैं, तो स्पाइक प्रोटीन में, स्पाइक प्रोटीन देख रहे हो ना आप लोग, ये मतलब ये कोरोना वायरस है और इसके ऊपर ये स्पाइक प्रोटीन लगे हुए हैं रेड रेड कलर से। ये स्पाइक प्रोटीन आप बोल सकते हो कि लगभग लगभग 1273 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है। और इसके अंदर अब हम लोग बात करें तो इसके अंदर 484 प्लेस पर एक एमिनो एसिड था ई जो है ये एक शॉर्ट फॉर्म है एक एमिनो एसिड का, जिसको हम लोग ग्लूटामेट एमिनो एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अभी के लिए समझ लो केवल। तो अब क्या है कि जब इसमें वेरिएशंस आए हैं तो अब ये जो ग्लूटामेट एमिनो एसिड है वो 484 प्लेस पर रिप्लेस हो गया है के एमिनो एसिड से। के एमिनो एसिड शॉर्ट फॉर्म है लाइसिन एमिनो एसिड का, ठीक। तो लाइसिन एमिनो एसिड मतलब जहाँ पर ग्लूटामेट था अब वहाँ पर लाइसिन आ गया है 484 पर। ग्लूटामेट जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो ये लाइसिन है ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो ये डिफरेंस आ गया दोनों एमिनो एसिड्स में, और इसके वजह से एक नया वेरिएंट निकल कर आया जिसका नाम इस बेसिस पर रखा गया। राइटर का बाद में ये भी कहना है कि देखो एक वेरिएंट में जब भी हम लोग नाम तो भले दे देते हैं कि E484K है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ही जगह पर कोई चेंज हो और इसको हम लोग एक नया वेरिएंट बुला दें। हम लोग अलग अलग जगहों पर ऐसा देखते हैं कि मान लीजिए अगर हमने पूरे ऐसे अमीनो एसिड के लिंकेजेस को पढ़ने की कोशिश की तो इस पूरे चेन में आपको बहुत सारे प्लेसेस पर चेंजेस दिखेंगे, लेकिन जो सबसे मोस्ट इफेक्टिव होगा हम लोग उसको बाहर निकाल के उसका नामकरण कर देते हैं। तो अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंस क्या है इतनी चीज़ों को समझने का? सिग्निफिकेंस ये है कि अगर हमने देखा कि जिस हिसाब से अभी वाला जो वेरिएंट रहा है इंडिया में, उसका आफ्टर इफेक्ट या फिर साइड इफेक्ट जो था वो काफ़ी सीवियर था प्रीवियस वेरिएंट से। तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं, और हम स्पेसिफिकली ये देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में यहाँ पर इस एमिनो एसिड का दूसरे एमिनो एसिड से रिप्लेसमेंट पर कुछ ऐसा इफेक्ट देता है। तो इन फ्यूचर कभी भी ऐसे किसी भी एमिनो एसिड्स में चेंजेस अगर हम देख पाएंगे
तो हम उनको पहले से बता पाएंगे कि अच्छा ये चेंज अब आ गया, इसका ये रिजल्ट हो सकता है, क्योंकि प्रीवियसली जब भी ऐसा चेंज आया था तो उसका ऐसा रिजल्ट निकला था। ठीक है, तो हाइपोथेटिकली हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर टाइम्स में अगर हम इन सभी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को अच्छे से पढ़ सकते होंगे तो हम एग्जैक्टली ये कोट कर पाएंगे शुरुआती दौर में ही कि अगर किसी भी वायरस का कोई नया वेरिएंट सामने आया है तो वो किस हिसाब से हमें इफ़ेक्ट करेगा। सिंपल सा है। तो इसी के बारे में ये समझाना चाहते थे और ये बताना चाहते थे। एक चीज़ और इसमें बताया गया है कि इसका एक्चुअल में केवल पढ़ लेना समझ लेना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि जब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं कि हम इसके वैक्सीन फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो वैक्सीन बनाने का काम हमने देखा कि बहुत सारी कंपनीज मिली और सबके अपने अपने मैकेनिज़म्स थे। जैसे कि इनका एक सिंपल सा मैकेनिज़्म ये यहाँ पर समझाना चाहते थे कि ये जो प्रोटीन स्पाइक्स हैं ये जाके कहीं पर अटकती हैं, ठीक है, और इनके बीच में एक केमिकल कुछ रिलीज़ होता है। ठीक, सोचो कि अगर ये रिलीज़ ना होना तो ये इतनी तेज़ी से बॉन्डिंग ना कर पाएँ। तो ऐसा अगर हम इनके अंदर कोई चेंजेस ला दें जिससे कि जो भी एक सेक्शन ऑफ इनका है जिसको ये प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा होगा ये केमिकल, वो प्रोड्यूस ही ना करे, तो वो भी तो एक मैकेनिज़्म हो सकता है ना इनके स्प्रेड को रोकने का। तो ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तरीके से हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं जिससे कि आगे आने वाले समय में इन वायरसेस का इतना तेज़ी से स्प्रेड ना हो। फिलहाल हम बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की तरफ। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले स्टेट्स ऑफ मैटर कैसे डिफाइन करते हैं। आप सबने बचपन से पढ़ा होगा कि भाई देखो जो गैसियस स्टेट है उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक, अगर लिक्विड स्टेट है तो उसमें मॉलिक्यूल्स थोड़े पास पास होते हैं, और अगर यही सॉलिड स्टेट है तो उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं। ठीक, अब ये तो आपने पढ़ा है कि ये हो गया हमारा गैसियस, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया सॉलिड। इसके बाद एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। ठीक, प्लाज्मा क्या होता है? देखो प्लाज्मा बहुत सिंपल तरीके से आप ये समझ सकते हो कि जिस हिसाब से मॉलिक्यूलर स्पेसेस इनके बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर कोई भी ऐसा गैस जो कि काफ़ी हीटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर है और वो आयोनाइज्ड है। आयोनाइज का क्या मतलब होता है मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक बीकर में आपने नॉर्मली पानी रख दिया, बर्फ़ रख दिया, चलो अच्छा, बर्फ़ रखा, बर्फ़ को थोड़ा गर्म किया, वो पिघल के पानी में चेंज हो गया, और फिर और गर्म किया तो इसको ये इवोपोरेट होना स्टार्ट हुआ और ये वेपर में चेंज हो गया। अब इसको हमने ढक दिया, ठीक, और हम इसको कॉन्टिन्यूसली हीट किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं। तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि अगर मान लो किसी भी एटम को अगर हम लोग स्ट्रक्चर वे में देखते हैं तो हमें पता है कि बीच में होता है न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इतना आपने बेसिक में कहीं पर भी साइंस में पढ़ा होगा। और जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, अगर हमने इस एटम पर बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी तो ये एक्साइट होके इस एटम से बाहर चला जाता है। सिंपल वैसा ही फंडा है कि अगर हमने अर्थ पर रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दी कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, सिमिलरली यहाँ पर भी हो रहा है कि अगर इस एटम पर हम इतना कोई एनर्जी दे दें कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट होके केवल दूसरे ऊपर के ऑर्बिट्स में नहीं बल्कि इसको छोड़ के ही बाहर निकल जाए, तो उस टाइम पर ये जो बचा हुआ गैसियस एटम था अब वो आयोनाइज्ड हो जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके बाहर निकल जाने से इस गैसियस एटम पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये एक प्रकार का हम बोल सकते हैं कि ये एक सिंपल आयोनाइज्ड गैस होगा। अब ये जो हीटेड आयोनाइज्ड गैस है यही है प्लाज्मा। ठीक, सिंपल सा था ना। आप बोल सकते हो कि स्टार्स जितने हैं वो प्लाज्मा से बने होते हैं। दूसरा, अगर आप आग जलता हुआ जब देखते हो तो जो उसमें फ्लेम्स होते हैं, सारे फ्लेम्स तो प्लाज्मा नहीं होते हैं, जो सुपर हीटेड फ्लेम्स होते हैं वो प्लाज्मा के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो आप आग बोल सकते हो, स्टार्स बोल सकते हो, ये सब प्लाज्मा के। या फिर आपने बिजली कड़कती हुई देखी होगी, तो जो बिजली कड़कती हुई देखी है वो जो वाइट कलर का ऐसा स्ट्रेस देखने को मिलता है वो भी प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा हमारे इर्द गिर्द ऐसा है जिसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं बाकी के स्टेट के साथ साथ। लेकिन जब हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पर आते हैं जिसको हम लोग फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोल रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये हमें ले जाता है एलिमेंट्री पार्टिकल्स की तरफ। आपको याद होगा कि हमने कुछ हफ्ते पहले ही स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स के अंदर में एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में बात किया था, जिसमें हमने बोसॉन्स के बारे में बात किया होगा, हमने फर्मियॉन्स के बारे में बात किया होगा, है ना। तो एक
प्रिंसिपल है जिसमें ये बोला जाता है कि कोई भी ऐसा एटम है या फिर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है, वो साथ ही साथ पार्टिकल नेचर भी शो करता है और वेव नेचर भी शो करता है। जस्ट एज लाइट, कि हमने देखा था कि लाइट भी डुअल नेचर का होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों तरीके से शो करता है वो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो हमेशा पार्टिकल नेचर तो शो करेगा ही और वो वेव नेचर भी शो करता है। वेव नेचर जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो हमें वेव के नाम पर क्या याद आता है कि कोई भी ऐसे 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 वेव बनता होगा, है ना। अगर कोई वेव है तो उसका वेवलेंथ भी होगा। अब वेवलेंथ क्या होता है, बहुत सिंपल सा है कि इसके एक ऊपर वाले मान लो क्रेस्ट से दूसरे वाले क्रेस्ट के बीच में जो भी डिफरेंस आता है, डिस्टेंस जो भी आता है, उसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। वैसे तो आप कोई भी ABCD कुछ से भी डिनोट कर सकते हो। यही होता है वेवलेंथ, या तो एक क्रस्ट से लेके एक ट्रफ से लेके एक ट्रफ तक। तो ये जो डिस्टेंस है दो वेव्स सेम पोजीशन के दो वेव्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग वेवलेंथ बोलते हैं। तो हर एक एटम का अपना वेवलेंथ भी होता है, ये भी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसके पास पार्टिकल और वेव दोनों नेचर है। वेव के आने से वेवलेंथ मिलता है तो किसी भी पार्टिकल का वेवलेंथ बनेगा। एक चीज़ आपको केवल और जानना है इसमें, वो ये है कि जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा, या फिर दूसरे तरीके से मैं इसको पुट करता हूँ कि किसी भी पार्टिकल का जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा, ठीक है, या फिर मोमेंटम होगा। मोमेंटम जिसको नहीं समझ में आता है आप वेलोसिटी से समझ लो। जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा उसका उतना ही कम वेवलेंथ होगा, ठीक है। अब सोचो कि अगर पार्टिकल गैसियस स्टेट में है तो उसके पास मूव करने के बहुत सारे डायरेक्शंस होंगे, तो ये तेज़ी से मूव कर सकता होगा, है ना। अगर हम इसको थोड़ा सा और पैक कर दें तो इसकी वेलोसिटी कम हो गई ना, इसको अब वेलोसिटी या फिर घूमने के लिए कम स्पेस मिल रहा है। यही चीज़ अगर हम सॉलिड में बात करेंगे तो इसके पास और भी कम स्पेस है ना। तो हम ये देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे हम मान के चलो अगर इस वेपर को ठंडा किया हमने, वेपर अपने आप में दूर दूर मोशन कर रहा था, हमने क्या किया कि इसको ठंडा किया तो ये लिक्विड में आया। जैसे ही हमने इसको थोड़ा ठंडा किया इसका वेलोसिटी कम हो गया, या फिर इसका आप बोल सकते हो कि वेवलेंथ बढ़ गया, ठीक। दोनों चीज़ यही है ना कि वेलोसिटी जो है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसको इतना मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ रहा हो आप सिंपल इस वाले फॉर्मूले से या फिर इस वाले फंडे से समझने की कोशिश करना कि जितना भी हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे आप देख रहे हो कि उसकी वेलोसिटी या फिर घूमने की जो वेलोसिटी या फिर जगह है वो कम होते जा रहे हैं। सिंपल हमने और ठंडा किया, ये बर्फ़ में बन गया। बर्फ़ में बनते ही इसका जो मोशन था ये और कम हो गया। सोचो कि हम इसको ठंडा करते जाएं करते जाएं करते जाएं और तब तक ठंडा करें जब तक हमें एब्सोल्यूट ज़ीरो नहीं मिल जाता है, ठीक है। ये एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जिसको हम बोलते हैं कि ये ही सबसे कम टेम्परेचर पॉसिबल हो सकता है, इससे कम टेम्परेचर पर हम जा ही नहीं सकते हैं। तो इसको हम लोग नाम देते हैं ज़ीरो केल्विन का, ठीक है। केल्विन आपको पता है टेम्परेचर नापने का एक यूनिट है। अगर आप लोग सेल्सियस को समझते होगे तो जो ये एब्सोल्यूट ज़ीरो है इसी को हम लोग बोलते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस। आप समझ रहे हो कि जब हम बहुत ठंडे जगह पर जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि -30 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है। जब हम लोग और ऊपर नॉर्थ पोल साउथ पोल पे जाते हैं तो मे बी थोड़ा सा और नेगेटिव में टेम्परेचर जाता है, लेकिन -273.15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचना अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए हम इसको ज़ीरो केल्विन या एब्सोल्यूट ज़ीरो बोलते हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ को ऐसे एब्सोल्यूट ज़ीरो तक ले जाएं तो वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में चेंज होता है। कैसे? वो बन जाता है एक सुपर एटम। मान के चलो कि अभी इसमें गिन के 10 एटम थे, ठीक है। अब ये 10 एटम जब हम इसकी वेलोसिटी को और रेस्ट्रिक्ट करते जाएंगे, इसके टेम्परेचर को कम कर करके, तो इसकी वेवलेंथ बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। अगर सिमिलरली आप इसी पार्टिकल को और ठंडा करते जाओगे और ठंडा करते जाओगे तो ये जो अलग अलग एटम्स है ना, इनका वेव स्ट्रक्चर और ज़्यादा बाहर निकल कर आता है, वो और ज़्यादा वेव पैटर्न शो करने लगता है। और धीरे धीरे देखते देखते ये जो हर एक एटम के अपने वेव होंगे वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लगते हैं, ठीक है। और ओवरलैप करके ये एक सिंगल वेवलेंथ में आ जाते हैं, और जब ये सिंगल वेवलेंथ पर आ जाते हैं तो ये एक सुपर एटम बन जाते हैं, ठीक है। और यही सुपर एटम हमारा कहलाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं तो ताकि ये कॉम्प्लेक्स सा पार्टिकल जो मैंने अभी आपको समझाया है वो थोड़ा आप लोग विजुअली भी समझ सको। आप यहाँ पर देख सकते हो, मान के चलो कि हम ये एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पर हम कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं। ये भी गैसियस मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हो। तो अभी एकदम बढ़िया से खुशी खुशी घूम टहल रहा है, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी उतना
कम वेवलेंथ। अब धीरे धीरे हम लोग टेम्परेचर को कम कर रहे हैं, कम करते करते देख रहे हैं कि इसका मोशन अब कम होता जा रहा है, स्लो डाउन होता जा रहा है, स्लो डाउन होता जा रहा है। हमने क्या किया, और कम किया, तो देखो कि अब आप इसका वेव नेचर देख सकते हो। अब हम इसको और ठंडा करते जा रहे हैं और ठंडा करते जा रहे हैं, तो इसका जो मोशन है वो और ब्लॉक होता गया, और ग्रेजुअली हम देखते हैं कि ये धीरे धीरे एक साथ आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, और इसको फर्दर ठंडा करने पर और लो टेम्परेचर पर जाने पर ये अपने सेम क्वांटम स्टेट में आ जाएगा। क्वांटम स्टेट में सेम आते ही इस तरीके से कुछ बन जाएगा। ठीक है, यही है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो जो सिंगल सुपर एटम बना था और वेवी स्ट्रक्चर का था, उसी को हम लोग बोल रहे थे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हो कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सिंपल डिफिनीशन अगर कभी आपको बतानी हो तो वो क्या है, एक स्टेट ऑफ मैटर है जिसके अंदर हम लोग बोसॉन्स को ऑब्सोल्यूट जीरो तक उसका टेम्परेचर ले जाते हैं। यहाँ पर एक और डाउट आ सकता है कि जब भी हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के डिफिनीशन की बात कर रहे थे तो इसमें बोसॉन्स को ही क्यों ले रहे हैं हम लोग। इसमें है ना ऐसा कि हमने क्या डिफिनीशन दिया इसका, कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें हम लोग बोसॉन्स को बहुत कम टेम्परेचर पर, मतलब ऑब्सोल्यूट जीरो तक ले जाते हैं, तो वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाता है। बोसॉन्स ही क्यों, फर्मियॉन्स क्यों नहीं। हमने एग्जाम्पल्स देखा था, फर्मियॉन्स का एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रॉन और बोसॉन्स का एग्जाम्पल होता है प्रोटॉन। ठीक, अब जो एक एक प्रिंसिपल है, एक्चुअल में आपको शायद पता हो इसके बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। बहुत सिंपल सा एक लाइन का इसका कहना है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के सेम क्वांटम स्टेट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम क्वांटम स्टेट नहीं हो सकता है। हर इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन से क्वांटम स्टेट पर डिफरेंट है। लेकिन ये चीज़ बोसॉन्स के लिए नहीं होते हैं। बोसॉन्स के क्वांटम स्टेट सेम हो सकते हैं। इसीलिए तो हम बोल रहे थे कि जब हम इनको ठंडा करते जाएंगे तो क्या होगा कि पहले हमने अभी वीडियो में भी देखा ना कि वो एक बड़ा स्टेट में आ गया। मतलब कि अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, मान लो कि एक वेव स्ट्रक्चर था, फिर दूसरा ऐसा वेव स्ट्रक्चर था, तीसरा ऐसा वेव स्ट्रक्चर था, कुछ देर बाद ये लोग वेव स्ट्रक्चर को ओवरलैप करने लगे। ठीक है, और बाद में एक सुपर एटम बनते हैं जिनमें सभी का क्वांटम स्टेट सेम होता है और ये सिंगल वेवलेंथ के बन जाते हैं। ठीक है, एक ही जैसा बिहेव करते हैं ये सारे के सारे एटम मिलके, जो ये सुपर एटम है। तो ये तभी पॉसिबल है ना जब इन सभी का क्वांटम स्टेट सेम हो जाए, और क्वांटम स्टेट सेम होने के लिए किसकी ज़रूरत है, हमें बोसॉन्स की ज़रूरत है। वहाँ पर फर्मियॉन्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर पता होना चाहिए कि आखिरकार हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, इतना सारा चीज़ बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसके एप्लीकेशन जब तक हमें नहीं बताओगे तब तक हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। देखो, इसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन है क्वांटम कंप्यूटिंग में। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में हम लोग पढ़ भी रहे थे ना, तो क्वांटम कंप्यूटर्स में हम इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसके प्रोसेसिंग में जो इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, क्वांटम इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, उसमें काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है ये। साथ ही साथ जब हम लोग सुपर कंडक्टर्स की बात करते हैं तो सुपर कंडक्टर्स वो हमेशा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ही रहेंगे। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारा स्पेस है, मतलब कि जो हमारा यूनिवर्स है, उसमें बहुत सारे डार्क एनर्जी हैं, आपको पता होगा। बोला जाता है कि वो डार्क एनर्जी एक्चुअल में बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के फॉर्म में है। तो हमें अगर उनके और अच्छे से पढ़ाई करनी है या फिर इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में पढ़ाई करनी है, उन सब जगहों पर भी ये काफ़ी काम आएगा। तो इसीलिए ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम पढ़ रहे थे उस कहानी के बारे में, जब 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस ने इसको अच्छे से बनाया पहली बार, तो उन्होंने अपना सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट किसी जर्नल में पब्लिश करने के लिए दिया, बट रिजेक्ट हो गया क्योंकि वो उतने फेमस उस टाइम पर थे नहीं, सत्येंद्र नाथ बोस। तो इन्होंने सेम अपना आर्टिकल आइंस्टीन को दिया। इन्होंने पढ़ा और देखा कि ये तो सच में बहुत यूनिक है और ऐसा कभी इन्होंने सोचा नहीं था। चूँकि आइंस्टीन भी क्वांटम मैकेनिक्स पर बहुत रिसर्च कर रहे थे, तो उनके लिए ये एक बहुत नई बात थी। उन्होंने इनके साथ मिलके फिर और भी रिसर्च किए, और फिर बाद में इसको हम लोग फेमसली बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझ में आना चाहिए कि 1924 में पहली बार इसको ऑब्जर्व तो किया गया, लेकिन प्रैक्टिकली इसको 1995 में ऑब्जर्व किया गया, जब पहली बार दो साइंटिस्ट ने मिलके एक एटम था जिसको इन्होंने 0 केल्विन तक पहुंचाया। अब आप लोग कहोगे कि अरे 0 केल्विन हमने अचीव कैसे किया। उन्होंने ना लेज़र सिस्टम से अचीव किया था। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। क्या होता है कि हमने देखा कि कोई भी एटम है, अगर हम उसकी स्पीड कम करते जा रहे हैं, कम करते जा रहे हैं, या फिर हम यूं बोल रहे थे कि उसकी टेम्परेचर कम करते जाएंगे तो उसकी स्पीड कम होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। सिमिलरली अगर हम ऐसा बोल दें कि उसकी स्पीड को जीरो कर दें तब भी तो हम टेम्परेचर जीरो पर पहुंच सकते हैं ना। उन्होंने वही किया। एक एटम को
आप समझ लो कि उन्होंने फ्रीली सस्पेंड किया और मैग्नेटिक फील्ड के चलते उन्होंने ऊपर कहीं पर सस्पेंड कर दिया, हवा में टिका दिया उसको, और इस पे चारों तरफ से लेज़र लाइट उन्होंने स्टार्ट किया बीम करना, इस तरीके से कि इसका जो वेवलेंथ है वो इस तरीके से बढ़ जाए कि, या फिर हम ऐसा बोलें कि जो इसका मोशन है, इसकी वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पर पहुंच जाए। और जैसे ही ऐसा हुआ वो एब्सोल्यूट ज़ीरो पर पहुंच गया उस टाइम पर, बहुत कम देर के लिए आया। इसमें एक और खराबी है, देखो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पे, इस पे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं ना, तो उसके चलते हम इसका टेम्परेचर थोड़ा भी बढ़ा देते हैं तो ये वापस से अपने इस फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर से बाहर निकल जाता है, फिर वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में नहीं रहता है। तो इसीलिए बहुत इशू होता है। साथ ही साथ ग्रेविटी का भी अपना इशू है। तो इसीलिए अभी हाल फिलहाल में नासा ने भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाके बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को बनाया रूबीडियम से। रूबीडियम क्या है, एक फॉस्फोरस जैसा ही मेटल है। आप उसको, उससे उन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया और काफ़ी देर तक उन्होंने उस पर ऑब्जर्वेशंस भी किए, क्योंकि वहाँ पर माइक्रोग्रेविटी थी। तो उस पर चल के भी वहाँ पर काफ़ी रिसर्च किए गए। तो ओवरऑल आपको बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, उसके एप्लीकेशन के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ वो क्या कर सकता है, हम लोग क्यों उसके इतने पीछे पड़े हैं, क्योंकि क्वांटम कंप्यूटिंग हमें पता है कि आगे आने वाले फ्यूचर का एक बहुत ही लीडिंग, हम बोल सकते हैं कि रिवॉल्यूशन है। तो लीडिंग रिवॉल्यूशन में हमें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। आगे हम चल के सुपर कंडक्टर्स की बात कर रहे थे, तो उसके लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ओवरऑल हमें फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो बाकी के भी डिटेल्स यहाँ पर मैंने जो अभी पढ़ाए हैं वो ऑलरेडी इसमें लिखे हुए हैं, जो कि आपको वापस से वहाँ पर मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर। तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। आज हमने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को बहुत डिटेल में पढ़ा है, और साथ ही साथ हमने कोरोना वायरस के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर से हमें क्या क्या डेरिवेशंस मिलते हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।